बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी अबाउट एनालिसिस ऑफ कंप्रेशन मेंबर एज अ स्ट्रट, और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर एज अ स्ट्रट। और इससे पहले स्ट्रट से पहले हमने एनालिसिस और डिजाइन किया था कॉलम के लिए। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम एक प्रॉब्लम देखेंगे, डिजाइन रिलेटेड प्रॉब्लम है, डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर एज अ स्ट्रट से रिलेटेड। लास्ट लेक्चर में भी मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉलम एंड स्ट्रट। कॉलम जो है वो वर्टिकली ओरिएंटेड होता है पहली बात, और स्ट्रट जो है वो किसी भी पोजीशन में हो सकती है, वर्टिकल पोजीशन में भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में भी हो सकती है, और इंक्लाइंड एट एंड कैन बी इंक्लाइंड एट एनी एंगल। सो मतलब ये कि स्ट्रट की जो ओरिएंटेशन है इट कैन बी इंक्लाइंड एट एनी एंगल बिसाइड्स वर्टिकल, सिर्फ वर्टिकल पोजीशन में नहीं होता। ठीक है, अगर वर्टिकली ओरिएंटेड स्ट्रट को हम कॉलम कहते हैं। तो ये कॉलम और स्ट्रट का डिफरेंस था। बोथ आर कंप्रेशन मेंबर्स एंड बोथ आर सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन। ये चीजें मैं डिटेल में फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, जो था कंप्रेशन मेंबर्स का इंट्रोडक्टरी लेक्चर। इसके अलावा स्ट्रट का जो यूज होता है वो रूफ ट्रसेस में हम यूज करते हैं, स्ट्रट को स्टील ब्रिजेस में यूज करते हैं, एंड इट्स मेन पर्पस इज टू मेंटेन द रिजिडिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड टू टेक द एक्सियल कंप्रेसिव फोर्सेस। और एक और बात मैंने बताई थी कि स्ट्रट इज नॉट डिजाइन टू टेक ग्रेविटी लोड। तो ये चीजें डिटेल्ड में ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है। कॉन्टिन्यूस स्ट्रट क्या होती है, डिसकॉन्टिन्यूस स्ट्रट क्या होती है, ये मैं पिछले लेक्चर एनालिसिस वाले लेक्चर में भी बता चुका हूँ, और ये मेरा कंप्लीट लेक्चर पड़ा हुआ है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर कंप्रेशन मेंबर्स का, उसमें ये चीजें डिटेल्ड में एक्सप्लेन है। दोबारा आप इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आते हैं अपने प्रॉब्लम की तरफ। तो डिजाइन रिलेटेड प्रॉब्लम में मैंने बताया था डिजाइन और एनालिसिस में क्या फर्क होता है। डिजाइन में आपको क्वेश्चन में एक लोड गिवन होता है, जैसे कि यहाँ पे एक लोड गिवन है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में फैक्टर या डिजाइन लोड गिवन होता है, आपने सेक्शन सुटेबल सेक्शन सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, ये डिजाइन में होता है। और एनालिसिस में क्या होता है, आपको सेक्शन गिवन होता है और आपने उसकी डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालनी होती है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट से पता लग जाता है कि डिजाइन का प्रॉब्लम है या फिर ये प्रॉब्लम जो है एनालिसिस का है। अब डिजाइन ऑफ, ये लिखा भी हुआ है डिजाइन करना है हमने, और इसके अलावा ये लोड गिवन है हमें। ठीक है, तो स्टेटमेंट से पता लग रहा है कि ये डिजाइन का प्रॉब्लम है। सो एनालिसिस वाला जो हमने स्टेप्स किए थे, एनालिसिस और डिजाइन में थोड़ा सा फर्क है। डिजाइन में थोड़े स्टेप्स एक्स्ट्रा होते हैं, और डिजाइन में हम जो है ना ज्यादा स्टील टेबल को यूज करते हैं और आईएस कोड को यूज करते हैं। वहां पे हम फार्मूला के थ्रू कर रहे थे, फार्मूलाज यूज कर रहे थे। डिजाइन भी हो सकता है उस तरह, लेकिन ये ज्यादा सुटेबल और अच्छा मेथड है यूजिंग स्टील टेबल्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। डिजाइन अ डबल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट। अब जो स्ट्रट डिजाइन करनी है वो डबल एंगल है। ठीक है, अब सिंगल नहीं है। हमने जो एनालिसिस वाला प्रॉब्लम किया था वो फॉर सिंगल एंगल किया था। एनालिसिस में मैंने आपको बताया था कि जो एंगल सेक्शन होता है उसको एल शेप होता है, उसको हम कहते हैं एल शेप सेक्शन। ठीक है, एंगल जो होता है एल शेप होता है, इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, जैसे फिगर बनी हुई है। ठीक है, तो हमने डबल एंगल, ठीक है, डबल एंगल डिजाइन करना है। ठीक है, ये दो एंगल है, एक ये और एक ये। ठीक है, हम डबल एंगल डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सिंगल एंगल एल शेप सेक्शन हो गया, ये दूसरा एल शेप सेक्शन हो गया, ये वाला और ये वाला। और इनको जोड़ा हुआ किसने, ये गसेट प्लेट है। ठीक है, गसेट प्लेट ने जोड़ा हुआ है, और गसेट प्लेट की थिकनेस गिवन है 6 mm। ठीक है, तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि डिजाइन करना है एक डबल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट टू कैरी अ फैक्टर लोड ऑफ 135 किलो न्यूटन। हमने ये डबल एंगल डिजाइन करना है, किस लोड के लिए डिजाइन करना है, हमें फैक्टर्ड लोड गिवन है 135 किलो न्यूटन। ये फैक्टर्ड लोड है। ठीक है, मैं बता चुका हूँ जो फैक्टर्ड लोड होता है उसी को डिजाइन लोड कहते हैं। ठीक है, फैक्टर्ड लोड ही डिजाइन लोड होता है। ठीक है, अगर यहाँ क्वेश्चन में हमें सर्विस लोड गिवन होता, सर्विस लोड या वर्किंग लोड एक ही चीज है। ठीक है, सर्विस लोड एंड वर्किंग लोड इज सेम। अगर क्वेश्चन में सर्विस या वर्किंग लोड गिवन होता तो हम उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, हम उसको फैक्टर्ड लोड में कन्वर्ट करते हैं या फिर डिजाइन लोड में कन्वर्ट करते हैं। ये फैक्टर्ड लोड लिखा होगा या डिजाइन लोड लिखा होगा, ये एक ही चीज है। तो
अगर सर्विस लोड गिवन होता फैक्टर्ड लोड की जगह, तो हम कैसे निकालते हैं फैक्टर्ड लोड? सो जो फार्मूला होता है, जो फैक्टर्ड लोड होता है ना, एफ एल मीन फैक्टर्ड लोड या फिर डिजाइन लोड, वो इक्वल होता है 1.5 टाइम्स एस एल। एस एल इज सर्विस लोड या फिर वर्किंग लोड भी कह लो। ठीक है, तो फैक्टर्ड लोड से सर्विस लोड में जाने के लिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करते हैं। ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी है 1.5। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन ही जो है फैक्टर्ड लोड है, तो हमें जरूरत नहीं है इस कन्वर्जन की, जैसा हमने कॉलम वाले केस में किया था। इसके बाद सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ स्ट्रट इज 3 मीटर। तो जो सेंटर टू सेंटर लेंथ गिवन है वो 3 मीटर है। ये जो है इफेक्टिव लेंथ नहीं है, दिस इज एक्चुअल लेंथ। ठीक है, जैसे मैं बताया था कि ये कॉलम है, तो ये जो लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक कवर होगी, तो ये कौन सी लेंथ होगी? सेंटर सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ स्ट्रट, ये स्कोर्ड के सेंटर टू सेंटर जो लेंथ होगी। तो ये हमें सेंटर टू सेंटर लेंथ गिवन है स्ट्रट की, वो 3 मीटर गिवन है, यानी कैपिटल एल गिवन है। द एंगल्स आर प्लेस्ड बैक टू बैक, जैसे ये नजर आ रहे हैं, बैक टू बैक प्लेस्ड हुए ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ गसेट प्लेट, गसेट प्लेट की ऑपोजिट साइड। ये गसेट प्लेट है, ये एक ये एंगल सेक्शन और एक ये एंगल सेक्शन, और गसेट प्लेट की थिकनेस बता दी, ये 6 mm थिकनेस है गसेट प्लेट। हमने ये डिजाइन करना है कि ये जो एंगल सेक्शन है डबल, ये कौन सा हो। तो एंगल सेक्शन एल शेप सेक्शन को कहते हैं। ठीक है, देखो जिस तरह ये नजर भी आ रही है इसकी एल शेप, ये एल शेप, ये और ये। अब इसको डिजाइन करना है, तो डिजाइन करते हुए हम स्टेप वाइज चलेंगे। ये स्टेप्स याद रखने हैं कि डिजाइन करते हुए कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है, क्योंकि हमें बेसिकली जब डिजाइन करना है, डिजाइन में हम क्या करेंगे, जो हमें क्वेश्चन में लोड गिवन होगा ना, इसके मुताबिक हम चलेंगे, एरिया निकालेंगे, वो एरिया रिक्वायर्ड एरिया होगा। उस रिक्वायर्ड एरिया के बाद हम जाएंगे स्टील टेबल पे, वहां से जो हम एरिया देखेंगे वो हमारा एरिया जो इफेक्टिव एरिया होगा, जो कि रिक्वायर्ड एरिया से ज्यादा होना चाहिए। फिर उसको लेके चलेंगे, एक सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उस सेक्शन का मैं एरिया बता रहा हूँ। यहाँ से हमने एरिया निकाला, इस एरिया के अगेंस्ट हमने एक सेक्शन सेलेक्ट किया स्टील टेबल से, और वो जो एरिया हम स्टील टेबल से देखेंगे वो इस रिक्वायर्ड एरिया से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, उस सेक्शन को फिर हम कुछ चेक्स लगाएंगे, और एंड पे अगर वो चेक्स ओके आ जाते हैं, तो उसका मतलब जो हमने सेक्शन सेलेक्ट किया होगा वही सेक्शन जो है वो हमारा फाइनल सेक्शन होगा और हमारा डिजाइन सेफ होगा। ठीक है, और एंड पे हम जो हमने सेक्शन सेलेक्ट किया होगा उसका डिजाइन लोड निकालेंगे, डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालेंगे। ठीक है, तो उस डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू जो है क्वेश्चन में जो दी हुई डिजाइन स्ट्रेंथ है उसकी वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए। तो सबसे पहले डेटा जो गिवन है, फैक्टर्ड लोड गिवन है आपको, फैक्टर्ड लोड को ही डिजाइन लोड कहते हैं। कितना गिवन है? 135 किलो न्यूटन क्वेश्चन में। इसको पी का नाम देना है, पी डी नहीं लिखना। ठीक है, इसको सिंपल पी लिखना है, कंफ्यूज हो जाओगे। पी डी वो डिजाइन लोड होगा जो सेक्शन सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद आप उसका जो लोड निकालोगे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो निकालोगे, वो डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पी डी होगी। ये सिंपल पी लिखो जो क्वेश्चन में आपको डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या डिजाइन लोड गिवन है। सो जो डिजाइन लोड गिवन है आपको क्वेश्चन में वो 135 किलो न्यूटन है, तो इसको हम ले लेंगे पी। कंफ्यूज हो जाओगे अगर पी डी लिखोगे। ठीक है, तो ये पी जो है बेसिकली है पी डी, डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही है जिसके लिए हम डिजाइन कर रहे हैं, इस लोड के लिए हम डिजाइन कर रहे हैं। तो आपने इसको नाम देना है, इसको रिप्रेजेंट करना है कैपिटल पी से। फैक्टर लोड गिवन, तो जो हम लोड निकालेंगे वो इस लोड से ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होगा तो डिजाइन सेफ होगा। ठीक है, ये पी डी नहीं, यहाँ पे पी लिखोगे, गलती से लिखा, पी डी नहीं होगा, पी कैपिटल पी इज इक्वल टू 135 किलो न्यूटन। मैंने कहा था कि दोनों यूनिट्स में लिखना है इसको, किलो न्यूटन में भी और न्यूटन में भी, क्योंकि जहाँ न्यूटन में हमें जरूरत पड़ेगी हम न्यूटन वाली वैल्यू पुट कर लेंगे, जहाँ किलो न्यूटन में जरूरत पड़ेगी हम किलो न्यूटन वाली वैल्यू पुट करेंगे। So 135 किलो न्यूटन, 1 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 1000 न्यूटन। सो 135 मल्टीप्लाई बाय 1000 करोगे तो किलो न्यूटन से न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा। 135 को मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किया, 10 की पावर 3 क्या होता है? 1000। तो ये पी है। कैपिटल एल एक्चुअल लेंथ आपको गिवन थी, सेंटर टू सेंटर लेंथ वो थी 3 मीटर। इसको हम क्योंकि हम स्टील टेबल में जितनी भी यूनिट्स देखते हैं वो मिलीमीटर में, तो हम सारी यूनिट्स को मिलीमीटर में ले आते हैं।
तो ये जो लेंथ गिवन है 3 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, तो 3 मल्टीप्लाई 1000 किया तो 3000 मिलीमीटर आ गया। ठीक है, तो हमारे पास एक्चुअल लेंथ कितनी आ गई, 3000 मिलीमीटर। तो अब आते हैं अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ। सबसे पहला जो स्टेप है ना हमारा, वो है हमने एरिया, रिक्वायर्ड एरिया निकालना। आपको क्वेश्चन में डिजाइन लोड गिवन है, आपको ये फार्मूला भी पता है, जो फार्मूला होता है डिजाइन लोड के लिए, पी डी इज इक्वल टू ए ई मल्टीप्लाई एफ सी डी। ये फार्मूला होता था जो एनालिसिस में हम लास्ट में यूज करके डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या डिजाइन लोड निकालते थे। ठीक है, अब हमने अगर एरिया निकालना हो तो ये एफ सी डी यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सो ए इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई एफ सी डी। अब जो ए है उसको ए ई नहीं लिखना, उसको ए रिक्वायर्ड लिखोगे। ए ई क्यों नहीं लिखोगे, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे बाद में। जब आप स्टील टेबल से एरिया देखोगे ना, आपने वो एरिया लेके चलना है। ये एरिया सिर्फ एक हमें स्टील टेबल तक के लिए चाहिए होता है कि स्टील टेबल में हमने जो एरिया देखना होता है वो इस रिक्वायर्ड एरिया से ज़्यादा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ना हो, इससे कम तो होना ही नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा ना हो, इससे मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इसको रिक्वायर्ड का नाम दोगे, ए ई नहीं लिखोगे। फार्मूला तो यही होता है लेकिन इसको ए रिक्वायर्ड लिखोगे। जो टेबल से देखोगे वो ए ई होगा। इज इक्वल टू पी, पी डी इसको नाम इसलिए ना दो क्योंकि पी डी वो डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी जो आप एंड पे निकालोगे, जो आपने सेक्शन सेलेक्ट किया होगा। ठीक है, तो ये जो पी है ये क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, इसको सिर्फ पी लिखना है। ये क्वेश्चन में जो डिजाइन नोट गिवन था वो है डिवाइडेड बाय एफ सी डी। अब रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए पी तो मेरे पास है, क्वेश्चन में गिवन है 135 किलो न्यूटन। एफ सी डी नहीं है मेरे पास, एफ सी डी इज डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, ये एफ सी डी क्या होता है, डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो अब मैंने जब डिजाइन पढ़ाया था कॉलम का, तो उसमें बताया था कि कॉलम के लिए जो एफ सी डी की वैल्यू है वो आप एज्यूम करते हो 110 से 180 के इन बिटवीन। कोई भी एज्यूम कर सकते हो एफ सी डी की वैल्यू फॉर कॉलम, लेकिन मैंने बताया था रिकमेंडेड ये है कि 110 से 180 के दरमियान एज्यूम करो। 180 मेगा पास्कल। ठीक है, मेगा पास्कल। तो स्टड के केस में हम ये एज्यूम नहीं करेंगे, स्टड के केस में हम एज्यूम करेंगे 60 से 120 के इन बिटवीन। 60 से कम भी कर सकते हो एज्यूम, 120 से ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन ये कि मसला होगा उसमें, फिर आपका चेक्स ओके नहीं आएंगे। तो आप 60 से 120 के, 60 कर लो, 120 कर लो, या इनके इन बिटवीन कोई वैल्यू एज्यूम कर लो। ठीक है, तो स्टड के लिए याद रखना है आपने एफ सी डी की वैल्यू जो एज्यूम करनी है ए रिक्वायर्ड निकालने के लिए, वो आपने 60 से 120 के दरमियान यूज करनी है कोई वैल्यू, इंक्लूसिव ऑफ 60 एंड 120। और कॉलम के लिए जब हम करते थे तो उस वक्त हम जो वैल्यू लेते थे एफ सी डी की वो 110 से 180 के इन बिटवीन लेते थे मेगा पास्कल। तो हमने एज्यूम की एफ सी डी की वैल्यू 175 मेगा पास्कल, क्योंकि 60 से 120 के दरमियान कुछ भी कर सकते हो, तो मैंने एज्यूम कर ली 75। आप 80 कर लो, 85 कर लो, कोई मसला है। तो 75 मेगा पास्कल में लास्ट टाइम भी बता चुका हूँ, 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 मेगा पास्कल लिखो या 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर लिखो, ये इक्वल होता है। बताया था कैसे इक्वल होता है, मेगा होता है 10 की पावर 6, पास्कल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 100 का स्क्वायर ले लो। सॉरी, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, सेंटीमीटर में नहीं, हमने मिलीमीटर में जाना है। सो यहाँ पे 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 3 मीटर, और ये स्क्वायर है तो यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर 3 का स्क्वायर। तो ये भी 10 की पावर 6 हो गया, ये 10 की पावर 6 और ये 10 की पावर 6 कैंसल आउट, और ये मिलीमीटर स्क्वायर बच जाएगा। तो ये 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने एज्यूम जो वैल्यू की एफ सी डी की, वो क्या एज्यूम की, वो हमने एज्यूम की 75 मेगा पास्कल। 75 मेगा पास्कल एज्यूम की। फार्मूला क्या था ए रिक्वायर्ड का, फार्मूला ये था ना, पी डिवाइडेड बाय एफ सी डी। सो पी की जगह वैल्यू पुट कर दी 135 मल्टीप्लाई 10 पावर 3, जो ऊपर क्वेश्चन में हमें गिवन था लोड, और एफ सी डी की वैल्यू जो एज्यूम की है वो यहाँ पे पुट कर दी 75। तो हमारे पास ए रिक्वायर्ड कितना आ जाएगा,
वो मिलीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि इसकी यूनिट न्यूटन थी, हमने न्यूटन वाली वैल्यू पुट की, और ये हमने जो एज्यूम किया था मेगा पास्कल में, वो किसके इक्वल था, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर के। ये न्यूटन न्यूटन कैंसिल आउट हो गया, मिलीमीटर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1800 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1800 मिलीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया, ए रिक्वायर्ड आ गया। अब क्योंकि स्टील टेबल में आप लास्ट टाइम भी जब आपने स्टील टेबल आपको मैंने दिखाया था या आपने प्रैक्टिस की होगी डिजाइन ऑफ कॉलम की, तो स्टील टेबल में जो एरिया गिवन है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन है। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में भी, ताकि हम जब स्टील टेबल में एरिया देखें वो इसके आसपास देखें। ठीक है, सो 1800 मिलीमीटर स्क्वायर है। सो 1 मिलीमीटर 1 मीटर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ठीक है, और ये मिलीमीटर स्क्वायर है, तो जब 1800 को डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो इसको डिवाइडेड बाय 100 किया, ये कितना बन गया, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, एंड 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर, एंड 1 मिलीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 100। मिलीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में जाने के लिए आपको 1 डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। एरिया रिक्वायर्ड आ गया इन सेंटीमीटर स्क्वायर 18। अब आपने जाना है स्टील टेबल। अच्छा, नेक्स्ट पहला था एरिया रिक्वायर्ड निकालना, सेकंड स्टेप होता है सिलेक्शन ऑफ सेक्शन। आपने जो डिजाइन कर रहे हो वो सेक्शन सेलेक्ट करना और फिर उसके चेक्स लगाना, अगर वो चेक्स ओके हो गए तो जो आपने सेक्शन सेलेक्ट किया है वो ओके, डिजाइन सेफ है, अदरवाइज आपको दोबारा सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे। अब सेक्शन जो करनी है सिलेक्शन सेक्शन की, स्टील टेबल पेज नंबर 155। ठीक है, अब स्टील टेबल पेज नंबर 155 पे चले जाते हैं। अब आपने कौन सा सेक्शन सेलेक्ट करना है, एंगल सेक्शन, याद रखना डबल एंगल सेक्शन, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि सिलेक्ट डबल एंगल, कोई और सेक्शन ही कहा गया, डबल एंगल कहा गया। तो जो डबल एंगल सेक्शन की डेजिग्नेशन होती है वो आईएसए होती है। आईएसए से बनता क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल या फिर अनइक्वल एंगल। आई फॉर इंडियन, एस फॉर स्टैंडर्ड, ए फॉर एंगल। सो ये इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल और अनइक्वल एंगल, इनमें से कोई भी हो सकता है। इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल और अनइक्वल एंगल, इक्वल एंगल या फिर अनइक्वल एंगल। अब ये आपकी चॉइस है, आप जो सेक्शन सेलेक्ट करोगे वो इक्वल एंगल सेक्शन सेलेक्ट करोगे या अनइक्वल एंगल सेक्शन सेलेक्ट करोगे। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है। अब ये एल शेप सेक्शन होता है ना, एंगल सेक्शन, अगर ये चलो कोई मसला नहीं। अब आपकी ये जो लेग है, इस लेट्स सपोज ये है 60 mm और ये वाली जो लेग है वो है 40 mm। तो ये जो सेक्शन होगा ये अनइक्वल एंगल सेक्शन होगा, क्योंकि दोनों लेग्स जो है वो इक्वल नहीं है। इस सेक्शन को हम कहेंगे अनइक्वल एंगल। अब आपकी ये दोनों लेग्स की जो विड्थ है वो इक्वल है, ये भी 60 लेट्स सपोज mm और ये भी 60 mm। ये जो सेक्शन होता है जिसमें दोनों जो लेग्स की लेंथ होती है, विड्थ होती है, वो इक्वल हो, तो उसको हम कहते हैं इक्वल एंगल। तो आपने जो सेक्शन सेलेक्ट करना है वो आपकी चॉइस है, करना एंगल सेक्शन सेलेक्ट है, लेकिन वो आपकी चॉइस है, इक्वल एंगल कर लो या अनइक्वल एंगल कर लो। अब चलते हैं स्टील टेबल की तरफ। पेज नंबर 155, ये अजीब स्टील टेबल, पेज नंबर 155। यहाँ पे देखो, आपको अगर मैं थोड़ा स्टील टेबल दिखा दूँ, ये ऊपर लिखा होगा, ये देखो सिंगल एंगल यूज्ड एज डाई, ये फॉर अनइक्वल एंगल जो है ये टेबल है अनइक्वल एंगल के लिए। नीचे आओ, ये देखो, ये जो टेबल है ये किसके लिए, ये भी अनइक्वल एंगल के लिए।
ये देखो ये टेबल आया इक्वल एंगल्स के लिए, ये वाला। अब आपकी चॉइस है, आप अनइक्वल एंगल सेलेक्ट करो या इक्वल एंगल सेलेक्ट करो। मैं जो है वो इक्वल एंगल सेलेक्ट करने लगा हूँ, मतलब ये कि दोनों लेग लेंथ क्या होंगी, इक्वल होंगी। उनमें से मैं कुछ सेक्शन सेलेक्ट करने लगा हूँ, आप अनइक्वल भी कर सकते हो। तो चलो इक्वल एंगल सेक्शन सेलेक्ट करते हैं। और डबल एंगल था क्योंकि हमने डबल एंगल के लिए डिजाइन करना है। अब ये देखो ये आपको सेक्शन गिवन है, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई टी। ए क्या होता है, लेग लेंथ होती है, बी दूसरे लेग की लेंथ होती है, टी जो होती है वो थिकनेस होती है। ठीक है, आपकी जो एंगल सेक्शन होता है उसकी थिकनेस होती है। तो अब आपका देखो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, ये किस में गिवन है, सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन है। इधर देखो तो यहाँ पे भी जो एरिया है वो गिवन है। अच्छा, ये हमें सेक्शनल एरिया देखना है। अब यहाँ से देखो दो केसेस है, एंगल ऑन बोथ साइड ऑफ गसेट, एंगल ऑन वन साइड ऑफ गसेट। हमारा केस कौन सा है, एंगल ऑन बोथ साइड ऑफ गसेट, हमारा ये केस है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि हमने डबल एंगल के लिए डिजाइन करना है ना। सो गसेट प्लेट की दोनों साइड पे होगा ना, ये गसेट प्लेट थी, इसके साइड, इस साइड पे भी है और इस साइड पे भी है। तो एंगल ऑन बोथ साइड ऑफ गसेट प्लेट, हमारा ये वाला केस है। ठीक है, अब हमने हमारा एरिया कितना था, ए रिक्वायर्ड कितना था, ए रिक्वायर्ड जो था वो था 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी यहाँ पे जो हमने एरिया देखना है सेक्शनल एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, वो 18 से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कौन कौन सा जो एरिया यहाँ पे 18 से ग्रेटर है। बहुत ज्यादा ग्रेटर भी ना हो, 18 से ग्रेटर हो। ये ग्रेटर नहीं है, इसको नहीं लेंगे। ये भी ग्रेटर, ये लेस है, ये लेस है, ये लेस है, ये तो नहीं होंगे। नीचे आओ, ये भी लेस है, ये भी 16.36 भी लेस है, ये एक हो सकता है 20.04, ये हो सकता है। और देखते हैं, ये एक याद रखना है, हमने क्या सिलेक्ट किया, ये वाला 20.04, ये एक हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा नीचे आओ, ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम, ये 22, ये बहुत ज्यादा है, 20 से ज्यादा है, ये नहीं लेंगे। अगर लेंगे तो फिर 20 लेंगे ना, तो ये तो नहीं होगा 20 वाला। और नीचे आओ, 17 कम है, 22 बहुत ज्यादा है, 12 भी कम है, ये भी कम है, 24 बहुत ज्यादा है, देखो 19.52, और एक 19.52 और दूसरा 20.04। इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है, 19 वाला, क्योंकि 18 से वो ज्यादा है, वो ज्यादा नहीं है। ठीक है, 20 बहुत ज्यादा हो जाता है। सो ये वाला सेक्शन में सेलेक्ट करो, इक्वल एंगल। अनइक्वल में भी कर सकता था, कोई मसला नहीं। तो ये इफेक्टिव एरिया है। और सेक्शन कौन सा मेरा, 65 मल्टीप्लाई 65 मल्टीप्लाई बाय 8। ये 8 क्या है, ये थिकनेस है। ये 8 क्या है, ये थिकनेस है। ये 65 क्या है, ये लेग की लेंथ, लेग विड्थ है। ये जो लेग थी 65 ये ले लो, और 65 ये वाला, 65 इक्वल एंगल है ना, तो 65 जो है ना वो इन दोनों की लेग विड्थ है। और ये इसका, इसके अगेंस्ट जो थिकनेस है वो कितनी है, 8। तो 65 मल्टीप्लाई 65 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, तो ये वाला हो गया मेरा। अगर ये वाला लेते तब ये 5 लिखते, ठीक है, लेकिन हमने ये वाला सेलेक्ट किया। तो ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये जो 8 है ये थिकनेस है, 80 लिखा हुआ है। थर्ड जो टर्म है वो क्या है, वो थिकनेस के लिए। तो ये ए किस फॉर्म में लिखा जाता है, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बाय टी। और हम इसके लिए जो यूज करते हैं, आई एस ए यूज करते हैं नोटेशन, एंगल सेक्शन के लिए आई एस ए भी बताया है। ठीक है, वापिस आते हैं। मैंने जो सेक्शन सेलेक्ट किया वो कौन सा किया, 65 मल्टीप्लाई 65 मल्टीप्लाई 8 मिलीमीटर। ठीक है, ये सेक्शन सेलेक्ट किया है। और इसके अगेंस्ट जो एरिया अभी देखा हमने वो कितना था, ये देखो ये जो हाईलाइट हुआ है एरिया कितना है, 19.52। ठीक है, ये हाईलाइट हुआ है। और यूनिट कितनी है, ये यूनिट तो क्या होगी इसकी,
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो मैंने अभी सिलेक्ट किया सेक्शन 65 मल्टीप्लाई 65 मल्टीप्लाई 8 ISA लिखूंगा क्योंकि एंगल सेक्शन सिलेक्ट किया है। एंगल सेक्शन के लिए डेजिग्नेशन क्या है? ISA। ठीक है, इक्वल और अनइक्वल का कैसे पता लगेगा? इससे पता लगेगा। ये लेग की विड्थ देखो सेम है 65 65, इसका मतलब ये इक्वल एंगल के लिए। अगर लेग की विड्थ चेंज होती फिर हम जो है ना पहले जो है ना उस हिसाब से हम इसकी नोटेशन करते हैं। ये थी A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई बाय D। ठीक है, फिर हमें देखना पड़ता है ये जो A है ये वाली लेग है या ये वाली लेग है। इन दोनों में से हमें देखना पड़ता है ए लेग कौन सी है, तो वो टेबल में गिवन होता है, मेंशन होता है। अभी हमें जरूरत नहीं है। सो 65 मल्टीप्लाई 65 मल्टीप्लाई 8 ये सेक्शन हमने सेलेक्ट किया है। इसका इफेक्टिव एरिया कितना है? 19.5। ये जो एरिया निकाला है ना मैंने, इसको AE का नाम दूंगा। ये इफेक्टिव एरिया होगा जो स्टील टेबल से देखा है। इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में निकला है, इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मिलीमीटर में कैसे कन्वर्ट किया? मल्टीप्लाई 1000 करके, क्योंकि 1 सेंटीमीटर जो है वो मल्टीप्लाई 100 करके। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। सो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर स्क्वायर। सो 19.5 टू मल्टीप्लाई 100 किया तो ये 1952 मिलीमीटर स्क्वायर आ गया। अच्छा, ये 62 क्यों लिखा है? ये 2 इसलिए लिखा है क्योंकि हम डबल एंगल डिजाइन कर रहे हैं। ये तो एक हो गया ना। ठीक है, 65 मल्टीप्लाई 65 मल्टीप्लाई, ये तो एक सिंगल सेक्शन के लिए है, हमने देखा ना। ठीक है, तो 2 साथ लिखोगे क्योंकि डबल एंगल के लिए आप डिजाइन कर रहे हो, डबल एंगल डिसकंटीन्यूअस स्ट्रट डिजाइन कर रहे हो। तो ISA एंगल सेक्शन के लिए ये लाजमी लिखना है इसके साथ ये डेजिग्नेशन। ठीक है, ये फिगर में एक दफा दिखा दूं। ठीक है, 65 क्या है? यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है। और दूसरा 65 क्या है? यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, सॉरी इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, इधर तक का डिस्टेंस, यानी ये जो लेग है इसका डिस्टेंस जो है, ये जो लेंथ है, ठीक है, ये 65 है। और ये जो लेग है, ये जो लेंथ है एंड तक, ये 65। और थिकनेस जो हमने सेलेक्ट किया है, ये थिकनेस 8 है। या फिर यहाँ से यहाँ तक की थिकनेस, ये बीच में गसेट प्लेट लगी हुई है। ठीक है, और गसेट प्लेट की थिकनेस जो है गिवन है वो यहाँ से यहाँ तक कितनी गिवन है? 6 mm। तो वापिस आते हैं। अच्छा, हमने जो भी एक सेक्शन जो सिलेक्ट किया है वो एक ये वाला कितना है? 65 मल्टीप्लाई 65 मल्टीप्लाई बाय 8। ऑब्वियसली जो ये सिलेक्ट किया ये भी वही होगा, 65 मल्टीप्लाई 65 मल्टीप्लाई बाय 8 mm। ये भी और ये भी, इसलिए 2 लिखा है कि इस साइड पे भी ये और उसकी अपोजिट साइड पे भी ये। सो 2 ISA इसलिए हमने मेंशन किया। अब आगे आते हैं सेक्शन की सिलेक्शन होगी। ठीक है, तो हमने ये सेक्शन सेलेक्ट कर लिया। आप अनइक्वल भी कर सकते थे, कोई मसला नहीं, आप कर सकते हो। तो ये मेंशन कर दिया, इस पेज से मैंने किया है, तो आपने आगे पीछे और भी आप पेजेस पे जाके देख सकते हो, टेबल्स पे देख सकते हो, कोई और सेक्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो, अनइक्वल में देख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है टू फाइंड द रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होती है? ये ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, दोबारा नहीं बताऊंगा। हमें जो रेडियस ऑफ जायरेशन चाहिए होती है वो मिनिमम चाहिए होती है। ठीक है, अबाउट माइनर एक्सिस चाहिए होती है। तो हमने जो KL/R रेडियस ऑफ जायरेशन जो होती है, KL/R मिनिमम होता है ना, जो स्लेंडरनेस रेशियो हम निकालते हैं। ठीक है, इस रेडियस ऑफ जायरेशन हमें स्लेंडरनेस रेशियो के लिए चाहिए होगी। और स्लेंडरनेस रेशियो हमें डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस निकालने के लिए चाहिए होगी। और डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस हमें डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए चाहिए होगी। ये सब एक दूसरे से लिंक्ड है। तो रेडियस ऑफ जायरेशन हम निकालेंगे स्लेंडरनेस रेशियो निकालने के लिए। स्लेंडरनेस रेशियो का फार्मूला आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लैम्डा। स्लेंडरनेस रेशियो को कहते हैं KL/R मिनिमम। ये R मिनिमम क्या है? लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, यानी कि रेडियस जायरेशन अबाउट माइनर एक्सिस।
तो हमने रेडियस ऑफ जो जायरेशन निकालना है वो पेज नंबर 126 स्टील टेबल, ठीक है। स्टील टेबल पे पेज नंबर 126 ये प्रोवाइड किया हुआ है मैंने आपको स्टील टेबल। सो उसमें दो आपको मिलेंगे, आर एक्स एक्स और आर वाई वाई, रेडियस ऑफ जायरेशन। इनमें से आपने मिनिमम वैल्यू लेनी है। अब पहले स्टील टेबल पे चले जाते हैं। पेज नंबर था 126, ठीक है। ये देखो जी, ये लिखा हुआ है इक्वल एंगल्स। ये आपको देखना पड़ेगा, इक्वल एंगल का केस है, डबल एंगल है, बिल्कुल डबल एंगल है, फिगर देख लो, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मेन चीज क्या है, दिस इज द मेन थिंग, स्पेस बिटवीन बैक टू बैक ऑफ एंगल्स। ये जो स्पेस है बैक टू बैक ऑफ एंगल्स, इस एंगल की बैक से इस एंगल की बैक तक, ये कितनी है, 6 mm गिवन है यहाँ पे। गौर से जरा देख लो, ये वाली जो स्पेस है, ये यानी यहाँ से यहाँ तक, इस एंगल की बैक से इस एंगल की बैक तक कितनी गिवन है, 6 mm। तो क्या ये गसट प्लेट की थिकनेस ना हुई? यहाँ पे गसट प्लेट जो थी वो यूं ही थी ना, अगर आप इसको गौर से जाके देखो पीछे, ये ये जो गसट प्लेट की थिकनेस थी यहाँ से यहाँ तक, ये गसट प्लेट की थिकनेस ही हुई ना, यहाँ से यहाँ तक, ये गसट प्लेट की थिकनेस ही है। तो जो स्पेस बिटवीन बैक टू बैक ऑफ एंगल्स है, स्पेस बिटवीन बैक, इसकी बैक से इसकी बैक तक का जो डिस्टेंस है, तो वो बेसिकली गसट प्लेट की थिकनेस ही है। वो कितनी है, 6 mm। तो क्या ये वही केस है? ये हमारा वही केस है। देखो ये जो टेबल है ना, ये जो टेबल आप देखने जा रहे हो, ये टेबल किसके लिए है? दिस इज फॉर स्पेस बिटवीन बैक टू बैक ऑफ एंगल 6 mm। तो ये आपकी यहाँ से यहाँ तक 6 mm है, जो कि गसट प्लेट की थिकनेस ही है बेसिकली। तो अगर ये कोई और थिकनेस गिवन होती, लेट्स सपोज गसट प्लेट की थिकनेस 6 ना गिवन होती, तो ये टेबल आप ना देखते, आप इसके लिए फिर आगे जाके कोई और टेबल देखते। लेट्स सपोज गसट प्लेट की थिकनेस गिवन होती है 10 mm, तो आपको जो टेबल देखना पड़ता है यहाँ पे 10 mm वाला देखना पड़ता है। तो ये इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने। डबल एंगल के लिए आप जो टेबल देख रहे हो उसमें स्पेस बिटवीन बैक टू बैक ऑफ एंगल्स कितनी है वो ख्याल रखना है हमारी, क्योंकि क्वेश्चन में 6 mm गिवन थी तो हम यही वाला टेबल देखेंगे। अगर क्वेश्चन में 10 mm होती, ठीक है, तो हमें जो टेबल देखना पड़ता है वो 10 mm के लिए देखना पड़ता है। इन्हीं के आगे पीछे वो टेबल्स गिवन है। तो ये पेज नंबर 126, ठीक है। तो यहाँ पे आगे या पीछे जाके ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। अब देखो हमारा जो सेक्शन था वो ये था ना, 65 × 65, यही था ना। 65 × 65, ये वाला सेक्शन था। 70 तो नहीं था। इस तरह आपको ढूंढना पड़ेगा, नीचे चले जाओ तो ये देखो, ये है 50 × 50, 55 × 55, 60 × 60, लेकिन आपका केस कौन सा था, 65 × 65। जो एंगल का साइज था वो कितना था, 65 × 65। उसके बाद ये एरिया गिवन है, एरिया आपका कितना निकला था याद हो अगर आपको, 19.52 आया था। यही केस हमारा, ये था साइज एंगल का, और ये एरिया था हमारा 19.52, जो इफेक्टिव एरिया आया था, दिखा देते हैं। ये जो आपने इफेक्टिव एरिया निकाला था, ये जो आपके सामने है, कितना था, 19.52, ठीक है। तो आपने ये जो एरिया है 19.52 के अगेंस्ट देखना है, क्योंकि इसमें डिफरेंट एरियाज गिवन है ना, 12.5 भी गिवन है, 14.88 भी और 24 भी। आपने देखना है ये वाला कॉलम देखना है इसमें। तो अब 19.52 है, ये देखो रेडियस ऑफ जायरेशन आर एक्स एक्स किसमें गिवन है, सेंटीमीटर में, एंड आर वाई वाई किसमें गिवन है, सेंटीमीटर में। यहाँ से आपने वैल्यूज ले लेनी है फॉर इक्वल एंगल्स, और जो स्पेस है एंड बैक टू बैक ऑफ एंगल वो कितनी है, 6 mm, यही हमारी कंडीशन है। तो मेरा जो आर एक्स एक्स है वो ये है, और वो कितना है, वो है 1.96, ये पॉइंट है यहाँ पे 1.96, और आर वाई वाई ये कितना है, 2.94, और यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर, ठीक है। सो 1.96 ये पॉइंट है,
एंड 2.94। तो आपने ये आर एक्स एक्स और आर वाई वाई यहाँ पे लिख लिया। सो आर एक्स एक्स कितना था 1.96 सेंटीमीटर, क्योंकि सारी यूनिट्स चल रही हैं मिलीमीटर में, तो इसको कन्वर्ट कर लिया, मल्टीप्लाई 10 किया तो मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, 19.6 मिलीमीटर हो गया। और आर वाई वाई कितना था 2.94 सेंटीमीटर, तो इसको जब मल्टीप्लाई 10 किया तो ये हो गया 29.4 मिलीमीटर। अब हमें कौन सा चाहिए होता है, लीस्ट या मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन, इन दोनों में से आर एक्स एक्स और आर वाई 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 में से लीस्ट कौन सा है, आर एक्स एक्स। तो हमने आर एक्स एक्स लिख लिया, लीस्ट और मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है, आर एक्स एक्स, जो कि किसके इक्वल था 19.6 mm, क्योंकि मिलीमीटर में यूनिट लेके चलो। सो आर एक्स एक्स इज इक्वल टू आर मिनिमम इज इक्वल टू 19.6 mm। ख्याल रखना है mm में लेना है, ये 1.96 सेंटीमीटर में था और 19.6 mm में। तो ये रेडियस ऑफ जायरेशन कौन सा है, अबाउट माइनर एक्सिस, क्योंकि हमें जो है अबाउट माइनर एक्सिस चाहिए होता है, क्योंकि जो बकलिंग होती है वो अबाउट माइनर एक्सिस होती है। रेडियस ऑफ जायरेशन हम लेते हैं अबाउट माइनर एक्सिस, अबाउट मेजर एक्सिस नहीं लेते। सो मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन जो होता है वो रेडियस ऑफ जायरेशन होता है जो अबाउट माइनर एक्सिस है। तो इसलिए आर एक्स एक्स और आर वाई वाई में से हमने कौन सा लेना है, मिनिमम, वही हमारा मिनिमम होगा। तो आर एक्स एक्स मिनिमम है क्योंकि 2.94 ग्रेटर है, सो आर एक्स एक्स यानी कि हमारा क्या आ गया, आर मिनिमम। ये था हमारा थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप होता है स्लेंडरनेस रेशियो निकालना। और स्लेंडरनेस रेशियो में यूज होती है रेडियस ऑफ जायरेशन, और कंप्रेसिव स्ट्रेस निकालने के लिए, डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस निकालने के लिए हमारी यूज होती है स्लेंडरनेस रेशियो। अब आते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ, स्लेंडरनेस रेशियो। जो स्लेंडरनेस रेशियो है उसका फार्मूला क्या होता है, लेमडा इज इक्वल टू के आर बाय के एल बाय आर मिनिमम। अब ये के एल क्या है, के एल याद हो डिजाइन ऑफ कॉलम में, के एल इज इफेक्टिव लेंथ। अब ये इफेक्टिव लेंथ कॉलम के केस में तो एक टेबल हम देखते थे, इस केस में क्या होगा, इस केस में आई एस जो कोड है, स्टील टेबल में नहीं जाना, आई एस कोड जो है पेज नंबर 48 प्रोवाइड किया हुआ है आपको, कोड जो आई एस 800/2007 कोड है, पेज नंबर 48, इसके पेज नंबर 48 में चले जाओ, 44, 45, 46, 47 एंड 48, ये पेज 48, ठीक है, पेज 48। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे ये देखो ये लिखा हुआ है कि जो इफेक्टिव लेंथ होती है फॉर डबल एंगल, हमारा यही केस है, डबल एंगल स्ट्रट का केस। तो उस केस में जो इफेक्टिव लेंथ होती है उसकी वैल्यू 0.7 से 0.85 के इन बिटवीन कोई भी ले सकते हो आप। ये कोड में लिखा हुआ है कि इफेक्टिव लेंथ जो है फॉर डबल एंगल स्ट्रट, वो आप 0.7 से 0.85 के इन बिटवीन, या 0.7 भी ले सकते हो, 0.85 भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। तो आप क्या करो, आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू ले लो, एज्यूम करनी है ना के एल की। सो 0.85 इफेक्टिव लेंथ जो है, ये मैंने लिख दिया है कि यू कैन टेक वैल्यू ऑफ के एल फॉर डबल एंगल बिटवीन 0.7 एंड 0.85, इंक्लूसिव ऑफ 0.7 एंड 0.85, ये भी ले सकते हो। सो के एल जो है वो क्या ले लिया, 0.85 इंटू एल, ठीक है, वो था 0.85 टाइम्स एक्चुअल लेंथ। सो के एल जो मैंने अज्यूम किया वो 0.85 इंटू एल किया, यानी आप 0.7 से 0.85 के दरमियान कोई भी ले सकते हो, और के एल होता है 0.85 इंटू एक्चुअल लेंथ। सो 0.85, ये के जो था ये 0.85 था और साथ मल्टीप्लाई एल हो गया। 0.85 एल, एल क्या था हमारे पास, एल जो थी वो ओरिजिनल एक्चुअल लेंथ थी, वो गिवन थी क्वेश्चन में 3000। क्योंकि हम सब मिलीमीटर में कर रहे हैं तो लेंथ की वैल्यू भी यहाँ पे मिलीमीटर वाली होगी। तो 3000 मल्टीप्लाई 0.85 किया तो आंसर क्या आया, 2550 मिलीमीटर। तो इफेक्टिव लेंथ आ गई मेरे पास 2550 मिलीमीटर, ठीक है। क्यों, इफेक्टिव लेंथ मैंने स्लेंडरनेस रेशियो निकालनी, स्लेंडरनेस रेशियो किसके इक्वल थी, स्लेंडरनेस रेशियो इक्वल थी इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन। इफेक्टिव लेंथ नहीं थी मेरे पास, मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन तो भी मैंने निकाला है, वो तो मेरे पास है, वो मैंने अभी ये जो निकाला है आर एक्स एक्स आर। अब हम निकाल लेंगे स्लेंडरनेस रेशियो ये फार्मूला लगा के। अच्छा उससे पहले एक बात रहेगी, ये गसेट प्लेट की थिकनेस अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो ना, अभी तो क्वेश्चन में गसेट प्लेट की थिकनेस गिवन है,
अगर क्वेश्चन में ना गिवन हो तो आपने लेनी होती है 10 मिलीमीटर। गसट प्लेट की थिकनेस कितनी लेनी है? 10 मिलीमीटर। अभी तो क्वेश्चन में गिवन थी 6 मिलीमीटर। अच्छा, ये गसट प्लेट की थिकनेस क्यों चाहिए होती है? ये आर एक्स एक्स और आर वाई वाई निकालते हैं। अभी मैंने आपको टेबल दिखाया था, स्टील टेबल, जिसमें देखो ये जो स्पेस बिटवीन बैक टू बैक ऑफ एंगल्स थी ये चाहिए होती है, तो ये गसट प्लेट की थिकनेस ही है ना बेसिकली। तो ये कितनी है? 6 मिलीमीटर की। तो ये टेबल फॉर 6 मिलीमीटर है। अगर यहाँ पे 6 मिलीमीटर की जगह क्वेश्चन में 10 मिलीमीटर होता तो ये टेबल हम ना देखते, फिर ये टेबल गलत होता। फिर आप जो टेबल देखते वो फॉर 10 मिलीमीटर के लिए देखते, इसी में होगा जो टेबल है फॉर 10 मिलीमीटर। सो अगर वही मैं बता रहा हूँ, अगर ये चीज गिवन ना हो क्वेश्चन में, ये बेसिकली क्या है? गसेट प्लेट की थिकनेस है, तो आपने 10 मिलीमीटर लेना। अभी तो गिवन था, अदरवाइज आपने 10 मिलीमीटर लेना। आगे चलते हैं। इफेक्टिव लेंथ आ गई, फार्मूला था स्लेंडरनेस रेशियो का, के एल बाय आर मिनिमम। के क्या है? इफेक्टिव लेंथ। आर मिनिमम क्या है? लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, इनको डिवाइड किया तो आंसर आया 130.10। ये कुछ भी नहीं, 130.10। अब ये मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो स्लेंडरनेस रेशियो होती है, कोड ये कहता है कि इट शुड बी लेस देन 180। ठीक है, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 180, और हमारी लेस देन 180 आई है, इसका मतलब ओके। ये कोड में कहाँ लिखा हुआ है? पेज नंबर 20 जो आई एस कोड है। तो पेज नंबर 20 पे दिखा देता हूँ। ठीक है, ये पेज नंबर 20 है, ये देखो पेज नंबर 20 पे ये मेंशन, ये मैं लास्ट टाइम बता चुका हूँ आपको। ये जो के एल बाय आर है लेमडा, इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी होनी चाहिए? 180। ठीक है, तो ये आपकी, आपका जो लेमडा है वो 180 से लेस आया है। ओके, अब हम आगे चलेंगे। अगर लेमडा 180 से कम ना आता तो उस सूरत में आप क्या करते? आपने ये जो एफ सी डी की वैल्यू एज्यूम की थी ना यहाँ पे, ये यहाँ से स्टेप आप दोबारा स्टार्ट करते। ये जो आपने एफ सी डी की वैल्यू एज्यूम की थी 75 मेगा पास्कल, आप यहाँ पे वैल्यू कोई और एज्यूम करते और दोबारा ये स्टेप करते। उस वक्त तक करते जब तक लेमडा आपका 180 से कम ना आ जाए। तो यानी कि आपने जो एफ सी डी एज्यूम की है उसमें मसला है। तो इसलिए आपको कहा है कि आप एफ सी डी की वैल्यू 60 से 120 के दरमियान एज्यूम करो तो मसला नहीं होगा। 60 और 120 के अलावा कोई करोगे तो ये मसला आ सकता है। तो अगर आपकी लेमडा जो है वो 180 से ग्रेटर आ गया या 180 के इक्वल आ गया, तो उस केस में आपको ये जो वैल्यू है वो कोई और एज्यूम करनी पड़ेगी, और फिर दोबारा से ये सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे नीचे। उस वक्त तक करने पड़ेंगे जब तक लेमडा वाला चेक ओके नहीं हो जाता, स्लेंडरनेस रेशियो ग्रेटर देन 1 लेस देन 180 नहीं आ जाता। ठीक है, ये वैल्यू आपने यहाँ से दोबारा एज्यूम कर। अब क्योंकि आपका चेक सेटिस्फाइड है, ओके, आपकी जो लेमडा है वो वैल्यू 180 से कम है, 130.10। तो हम प्रोसीड करेंगे आगे। स्लेंडरनेस रेशियो हम निकाल चुके थे। अच्छा, इसमें डिजाइन ऑफ कॉलम में बताया था कि सेक्शन की क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है, ये चेक लाजमी है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्शन वाला स्टेप बहुत जरूरी है, ये चेक नहीं लगाओगे तो मतलब ये चेक लगाना पड़ेगा आपको, अदरवाइज डिजाइन जो है वो आप नहीं आगे लेके जा सकते। तो ये चेक भी सेटिस्फाई होने चाहिए। सो क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्शन के लिए आई जो आपका कोड है उसका पेज नंबर 18 टेबल 2। ठीक है, पेज नंबर 18, ये पेज नंबर 18 है और ये टेबल 2 है। ठीक है, अब इसमें देखो ये लिखा हुआ है फॉर सिंगल एंगल डबल एंगल विद द कंपोनेंट्स, ये लिखा हुआ है डबल एंगल। तो इस केस में हमने जो चेक लगाने हैं वो ये बी बाई टी जो है उसकी लिमिट 15.7। इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखा दूँ। ठीक है, ये वाला टेबल, ये जो बी बाई टी है आपका, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 15.7 एप्सिलॉन। लास्ट टाइम भी कॉलम के डिजाइन में हमने देखा था। और सेकंड आपका क्राइटेरिया क्या सेटिस्फाई होना चाहिए? फर्स्ट क्राइटेरिया है कि बी बाई टी जो है इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 15.7 एप्सिलॉन, ये मैक्सिमम लिमिट लिखी हुई है, यानी इससे लेस लेस होना चाहिए।
दूसरा है डी बाई टी, ये भी 15.7 एप्सिलॉन से लेस होना चाहिए। और तीसरा है बी प्लस डी डिवाइडेड बाई टी, ये किससे कम होना चाहिए? 25 एप्सिलॉन से कम होना चाहिए। तो ये सिनेरियो किसके लिए? ये देखो, ये सेमी कम्पैक्ट केस है, क्लास 3 सेमी कम्पैक्ट, ये याद रखना। तो हम ये 3 क्राइटेरिया जो है ना इस टेबल से जो आपने भी देखे वो लिख लेते हैं। तो क्या था पहला क्राइटेरिया? b बाई टी जो है वो लेस देन इक्वल टू 15.7 एप्सिलॉन, d बाई टी लेस देन 15.7 एप्सिलॉन एंड b प्लस d बाई टी शुड बी लेस देन इक्वल टू 25 एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये 3 क्राइटेरिया जो है ये भी सेटिस्फाई होने चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई हो गए तीनों क्राइटेरिया तो हम आगे प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज हम प्रोसीड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों क्राइटेरिया जो क्राइटेरिया है वो दे मस्ट बी सेटिस्फाइड, ऑल ऑफ दिस क्राइटेरिया मस्ट बी सेटिस्फाइड। और जब ये सेटिस्फाई हो जाएंगे इसका मतलब सेक्शन हमारा क्या था? सेमी कम्पैक्ट था। क्यों सेमी कम्पैक्ट था? अभी बताया कि ये जो आप देख रहे हैं ये सेमी कम्पैक्ट वाला केस देख रहे हैं। ठीक है, सेमी कम्पैक्ट वाला केस था। तो ये तीनों क्राइटेरिया, अब इस पे बी डी और पी की वैल्यू हमें चाहिए, हमारे पास है। पहले तो एप्सिलॉन निकाल लेते हैं ना, ये जो एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की वैल्यू अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो तो किस तरह निकालते हैं? एप्सिलॉन होते हैं यील्ड स्ट्रेस रेशियो। एप्सिलॉन क्या होता है? यील्ड स्ट्रेस रेशियो। एप्सिलॉन का फार्मूला होता है 250 डिवाइडेड बाय एफ वाई अंडर रूट। ये कोड में गिवन है। ठीक है, तो ये आप याद कर लो, ये पता होना चाहिए। तो एफ वाई क्या है? यील्ड स्ट्रेस। मैंने बताया था अगर क्वेश्चन में स्टील का ग्रेड गिवन हो तो उसके अगेंस्ट यील्ड स्ट्रेस टेबल से देखी जाती है, या तो क्वेश्चन में एफ वाई दिया जाता है। अगर ना दिया जाए तो आपने स्टील का ग्रेड जो लेना है वो एफ ई 410 ग्रेड लेना है। सो एफ ई 410 ग्रेड का जो एफ वाई की वैल्यू होती है वो होती है 250 मेगा पास्कल। मतलब सिंपली अगर आपको एफ वाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, यील्ड स्ट्रेस गिवन नहीं है, तो आपने 250 लेनी है। या तो गिवन होगी, अगर नहीं गिवन तो स्टील ग्रेड गिवन होगा, तो स्टील ग्रेड के गेज टेबल से आपने एफ वाई और एफ यू देख लेते हैं। तो अब ये एफ ई 410 में ये 410 क्या होता है? ये एफ यू होता है ना, ये 410 क्या है? ये अल्टीमेट अल्टीमेट स्ट्रेस है 410। और इसकी जो यील्ड स्ट्रेस होती है वो 250 के इक्वल होती है। तो नॉर्मली हम जो ग्रेड लेते हैं वो एफ ई 410 ग्रेड लेते हैं अगर क्वेश्चन में ना गिवन हो। सो एफ वाई जो है हमारा 250 होगा, क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो एफ वाई की जगह क्या पुट कर दिया? 250। तो एप्सिलॉन 250 डिवाइडेड बाय 250 अंडर रूट 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो एप्सिलॉन मेरा किसके इक्वल आ गया? 1। ठीक है, तो ये जब 1 आ गया इसका मतलब 15.7 को जब मैं मल्टीप्लाई 1 करूंगा ये 15.7 बन जाएगा, ये भी 15.7 बन जाएगा, और 25 मल्टीप्लाई जब 1 करूंगा ये 25 बन जाएगा। यानी b बाई टी जो है वो लेस देन होना चाहिए इक्वल टू 15.7। सिमिलरली d बाई टी लेस देन इक्वल टू 15.7 एंड b प्लस डी डिवाइडेड बाई टी लेस देन इक्वल टू 25 होना चाहिए, क्योंकि एप्सिलॉन क्या है? 1 है। तो हम अब बी डी टी क्या है? बी डी टी, बी और डी जो है साइज ऑफ लेग है और टी जो है वो थिकनेस है। हमने क्या सिलेक्ट किया था सेक्शन? हमने ये सेक्शन सिलेक्ट किया था ना। इसमें से एक बी है एक टी है, जो मर्जी बी ले लो टी, क्योंकि दोनों इक्वल लेग है। ठीक है, इसमें तो वो तो नहीं है ना कि इनमें से बी ये होगा या ये होगा, क्योंकि इक्वल लेग सेक्शन हमने सेलेक्ट किया था। तो बी ले लो इसको, डी इसको ले लो, कोई मसला नहीं, क्योंकि दोनों लेग की साइज इक्वल है। सो बी ये 65 है, डी ये 65 है, और 8 जो है वो थिकनेस ऑफ लेग है। ठीक है, हमें यही तीनों चीजें चाहिए थी ना, बी डी और डी। तो ये जो है 65 ये बी हो गया, ये 65 डी हो गया, और ये 8 क्या हो गया? थिकनेस हो गया। ठीक है, तो वही जो 3 क्राइटेरिया लिखे थे उनमें वैल्यूज पुट करनी है। क्या था? बी डिवाइडेड बाई टी, बी कितना था? 65, 65, और टी कितना था? 8, डिवाइड किया 8.125, लेस है 15.7 से, बिल्कुल लेस। ये एप्सिलॉन की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 15.7 आ जाएगा। सो ये क्या हो गया? ओके, ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया। डी बाई टी, डी कितना था? 65, टी कितना था? 8, ये भी आ गया 8.125, लेस देन 1, लेस देन 15.7। एप्सिलॉन की वैल्यू 1 थी, तो ये क्राइटेरियन भी सेटिस्फाई हो गया। सिमिलरली तीसरा क्राइटेरियन था बी प्लस डी डिवाइडेड बाई टी। बी क्या है? 65, डी क्या है? 65, टी क्या था? 8।
वैल्यूज पुट की, आंसर आया 16.25, ये 1 नहीं है, 16.25, जो कि 25 एप्सिलॉन से कम है, क्योंकि 25 मल्टीप्लाई 125 ही होता है ना, 16 इज लेस देन 25। तो ये क्राइटेरिया भी क्या हो गया, सेटिस्फाई। इसका मतलब जो सेक्शन है वो हमारा कौन सा होगा, सेमी कम्पैक्ट होगा, क्योंकि ये जो सारे क्राइटेरियन, ये क्राइटेरिया जो तीनों थे वो सेमी कम्पैक्ट के लिए थे, तो सेक्शन इज सेमी कम्पैक्ट। हमारे तीनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो, ठीक है। और ये बी और डी के बारे में लिखा है कि एज वी सिलेक्टेड इक्वल एंगल, सो बी एंड डी विल बी सेम। तो ये 65 जो है ये बी है, ये डी है, ये डी 8 जो है वो डी है। तो बी और डी क्या था, विड्थ ऑफ 2 लेग्स थी ना, ये 2 लेग्स थी ना, तो एक ये लेग, इसकी ये वाली, इसका साइज यहाँ से यहाँ तक, दूसरी लेग ये वाली, इसका साइज यहाँ से यहाँ तक। तो इनमें से एक बी है एक डी है, हमारे दोनों इक्वल है तो जो मर्जी ले लो। अब सेक्शन क्लासीफाई हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप होता है डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस निकालना। अब डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस में हमें यूज होती है स्लेंडरनेस रेशियो। हमें याद करो, हमने अपना थर्ड या फोर्थ स्टेप क्या किया था, स्लेंडरनेस रेशियो निकाली, लेमडा निकाला। तो स्लेंडरनेस रेशियो के लिए हम जो टेबल में देखते हैं एफसीडी की वैल्यू, वो अगेंस्ट लेमडा देखते हैं और एफ वाई देखते हैं, ठीक है। तो फिर इसके बाद देखते हैं हमें इंटरपोलेशन की जरूरत है या नहीं, ये जिस तरह डिजाइन ऑफ कॉलम में किया था। तो पेज नंबर 42 कोड का है, आईएस कोड का पेज नंबर 42 टेबल 9C। एक चीज याद रखना हमेशा कि जो बकलिंग क्लास ली जाती है एंगल सेक्शन के लिए वो सी ली जाती है, हमेशा याद रखना, ये बात हमेशा याद रखना। फॉर एनी एंगल सेक्शन बकलिंग क्लास इज सी, क्योंकि टेबल हमें बकलिंग क्लास के लिए देखना पड़ता है ना। हमारे पास 4 बकलिंग क्लासेस थी, ए बी सी डी, टेबल चारों के लिए, एफ सी डी के कंप्रेसिव स्ट्रेस के टेबल चारों के लिए, क्लास ए के लिए भी, क्लास बी के लिए भी, क्लास सी के लिए भी, क्लास डी के लिए भी। हमने किस क्लास के लिए देखना है, हमने हमेशा एंगल सेक्शन का कहा जाए तो टेबल देखना है क्लास सी का। अगर रोल्ड सेक्शन का कहा जाता, रोल्ड सेक्शन, तो हम जो टेबल देखते हैं वो देखते हैं फॉर बकलिंग क्लास ए, ठीक है। तो ये एमसीक्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फॉर एनी रोल्ड सेक्शन बकलिंग क्लास इज ए एंड फॉर एनी एंगल सेक्शन बकलिंग क्लास इज सी। तो हमारा एंगल सेक्शन ही है, तुम्हारी बकलिंग क्लास हमेशा सी रहे। तो हमने जो टेबल देखना है वो 9C देखना है एफसीडी निकालने के लिए, क्योंकि सी फॉर बकलिंग क्लास, तो टेबल 9C जो है वो बकलिंग क्लास सी के लिए, टेबल 9A बकलिंग क्लास ए के लिए, इसी तरह 9B जो है वो बकलिंग क्लास बी के लिए। पेज नंबर 42 आईएस कोड में चले गए, पेज नंबर 42, ठीक है। ये जी आपके पास टेबल है, ये ऊपर लिखा हुआ है डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस एफसीडी। अब ये बकलिंग क्लास ए के लिए टेबल, ये हमें नहीं चाहिए, हमें फॉर बकलिंग क्लास सी चाहिए, ये बी के लिए। ये जो टेबल है देखो बकलिंग क्लास सी के लिए, ये बकलिंग क्लास सी के लिए और एफसीडी का टेबल है। हमें एफसीडी की वैल्यू चाहिए जो कि है डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब देखो यहाँ पे क्या है, के एल बाय आर, और ये क्या है, यील्ड स्ट्रेस। यानी इस साइड पे यील्ड स्ट्रेस की वैल्यूज है और इस साइड पे लेमडा यानी स्लेंडरनेस रेशियोज की वैल्यू है, और जो अंदर लिखा हुआ है ये सारी एफसीडी की वैल्यू है। तो हमने यील्ड स्ट्रेस सबसे पहले हमारी कितनी थी, क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, तो हमने जब भी गिवन ना हो तो हमने 250 लेनी, यानी इस कॉलम में हमने देखना है, इस वाले कॉलम, ठीक है। और यील्ड स्ट्रेस देखो एमपीए में गिवन है, यानी न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। एमपीए क्या होता है, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। और जो एफसीडी निकालोगे वो भी एमपीए में, यानी न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। और ये के एल बाय आर, आपने के एल बाय आर के गेस्ट आपने के एल आर और एफ वाई के गेस्ट आपने एफ सी डी की वैल्यू निकालनी है। लेट्स सपोज के एल आर मेरा 40 और एफ वाई 250, तो इसके गेस्ट कौन सी वैल्यू बनती है, यहाँ से नीचे आओ और यहाँ से नीचे आओ, ये वाली वैल्यू बनती है 198। अब हम देखते हैं हमारी लेमडा की वैल्यू क्या थी। हमारी जो लेमडा की वैल्यू थी हमने निकाली थी, वो निकाली थी 130.01। हमारा जो लेमडा था वो 130.01 है। अब टेबल में देखो 130 है लेकिन 130.01 कहीं भी नहीं, देखो 130 तो है
लेकिन 130.01 नहीं है, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, इंटरपोलेशन। एक तो 130 और दूसरा 140 के अगेंस्ट हमने वैल्यू देखनी है, और इन बिटवीन इनके क्या होगा 130.1। तो हमें जो वैल्यू देखनी है, कौन सी देखनी है, ये 250 और यहाँ से 130, 250 और 130, ये इधर आओ, ये नीचे आओ। 130 पे वैल्यू क्या बनती है, 74.3, और 140 पे क्या वैल्यू बनती है, ये वाली 66.2। यानी 130 पे वैल्यू है 74.3, 140 पे 66.2। तो हम एक टेबल बना लेते हैं। हमने ये देखो 130 पे वैल्यू लिख ली, वहां से देख के 74.3 और 140 पे भी लिख ली 66.2। जो हमें चाहिए वो हमने दरमियान में रखनी है। 130.1 पे हमें एफसीडी की वैल्यू चाहिए एट 250 मेगा पास्कल यील्ड स्ट्रेस। ठीक है, अब जो लेमडा वाली वैल्यूज हैं उनमें हम पहली जो सबसे कम वैल्यू है उसको नाम देते हैं ए का, जो उस पर फाइंड करनी है बी का, और मैक्सिमम वैल्यू सी का। और 130 के सामने जो एफसीडी की वैल्यू है वो एक्स हो जाएगी, जो फाइंड करनी है वो वाई हो जाएगी, और जो लास्ट वैल्यू है वो जेड हो जाएगी। आपने इस तरह इस ऑर्डर में लिखना है। और इंटरपोलेशन के लिए आपने ये वाई निकालना है ना, बेसिकली ये वाई निकालना है। तो ये फार्मूला जो बनेगा, अगर इसी फॉर्म में लिखोगे तो जो फार्मूला यूज करोगे वो याद कर लो, ये फार्मूला यूज करोगे। डिजाइन ऑफ कॉलम में भी हमने पढ़ा एक्स माइनस बी माइनस ए, एक्स माइनस ई, सी माइनस ए। वैल्यूज पुट कर दो ऊपर से देख के। अब बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 130.1 है, ए की वैल्यू ये 130 है, सी की वैल्यू 150 है, एक्स की वैल्यू ये है, जेड की वैल्यू ये है। तो आपने ये वैल्यूज पुट कर देनी है। तो आपने जो है ना ये एक्स की जगह वैल्यू पुट कर दी बी माइनस ए, एक्स माइनस ई, सी माइनस ए। इसको सॉल्व किया तो वाई आया 74.2। तो ये देखो ये वाई जो था ये एफ सी डी ही था फॉर लेमडा 130 पॉइंट, ये एफ सी डी की वैल्यू थी ना, फॉर एफ वाई 250 मेगा पास्कल एंड लेमडा इज इक्वल टू 130.1। तो ये एफ सी डी की ही वैल्यू थी, एफ सी डी ही की वैल्यू थी जो वाई थी। तो आपके पास एफ सी डी कितना आ गया फॉर स्लेंडरनेस रेशियो 130.1 एंड फॉर यील्ड स्ट्रेस 250 मेगा पास्कल 74.22। यूनिट क्या आएगी, मेगा पास्कल। ये देखो इसकी यूनिट क्या थी, इस टेबल से भी आपको ये मेगा पास्कल, कंप्रेसिव स्ट्रेस की यूनिट क्या थी, मेगा पास्कल। मेगा पास्कल किसके इक्वल होता है, मेगा पास्कल इक्वल होता है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर पे, याद रखना। लास्ट स्टेप होता है टू फाइंड द डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पीडी। तो पीडी का वो फार्मूला लगाएंगे ए ई मल्टीप्लाई एफ सी डी। वो इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे आपने दो एरियाज निकाले थे, ठीक है, एक ए रिक्वायर्ड था, एक ए ई था। यहाँ पे आपने जो स्टील टेबल से उस सेक्शन का एरिया देखा था वो यूज करना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। वो ए रिक्वायर्ड यूज नहीं करना, क्योंकि ए रिक्वायर्ड से ही आप स्टील टेबल पे गए थे, और फिर आपने जो एरिया लिया था वो ए इफेक्टिव एरिया लिया था। मल्टीप्लाई एफ सी डी अभी आपने निकाला अभी अभी। तो इफेक्टिव एरिया जो है आपको मैं दिखा देता हूँ ऊपर, आपने जो यूज करना है, आपने ये वाला एरिया यूज करना है, ये वाला एरिया, ठीक है, इफेक्टिव एरिया। ये वाला एरिया यूज नहीं करना, ये वाला यूज नहीं करना, ये ख्याल रखना। इसलिए मैंने कहा था इसको ए रिक्वायर्ड का नाम दोगे, ठीक है। और एफ सी डी की वैल्यू एक आपने एज्यूम की थी, वो नहीं यूज करनी, वो तो एजम्पशन खत्म होगी। उस बेस पे तो आपने सेक्शन सेलेक्ट किया था, आपने एफ सी डी की वैल्यू क्या की थी, एज्यूम की थी ना, ये वैल्यू आपने एज्यूम की थी, ये नहीं यूज करनी। ये तो आपने एज्यूम करके फिर सेक्शन सेलेक्ट किया था ना, आप अब उसी सेक्शन को लेके चल रहे हो और उस पर चेक्स लगा रहे हो। तो आपने यहाँ पे एफ सी डी की वैल्यू जो भी आपने फाइंड की है वो यूज करनी है। अभी आपने जो वैल्यू फाइंड की है उस सेक्शन के लिए की है, और उस सेक्शन के लिए जो आपने वैल्यू फाइंड की है वो ये की है 74.22, आपने ये वैल्यू यूज करनी है। देखो जो हमारी एजम्पशन थी उसके करीब करीब ही आई।
तो पी डी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई एफ सी डी। तो ए की वैल्यू अभी दिखा दी 1952 मिलीमीटर स्क्वायर में सारा यूज करो। एफ सी डी कितना आया था, मेगा पास्कल में आया था ना, तो 1 मेगा पास्कल इक्वल टू न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, 74.2 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। फार्मूला लगाया, 1952 को मल्टीप्लाई कराया इससे, तो ये मिलीमीटर और मिलीमीटर कैंसिल आउट हो गए तो न्यूटन बचेगा ना, तो आंसर आएगा हमारा इस न्यूटन में। तो आंसर कितना आया, ये 144875 न्यूटन। इसको हम किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे किलो न्यूटन में कन्वर्ट होगा, 1 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 1000 न्यूटन। अब न्यूटन से किलो न्यूटन में जाना है तो इसको 1000 पे डिवाइड कर, 1000 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड किया तो ये यहाँ पे पॉइंट आएगा 144.875 किलो न्यूटन आ गया। ठीक है, और हमारी जो ये है डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सिलेक्टेड सेक्शन, जो आपने सेक्शन सिलेक्ट किया था उसकी, और क्वेश्चन में जो डिजाइन स्ट्रेंथ थी, जो डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ गिवन इन क्वेश्चन, वो कितनी थी 135। ये जो पी डी है ना, इट शुड बी ग्रेटर देन पी, इसलिए कहा था इसको पी का नाम दो, कंफ्यूज नहीं होगा। दिस पी डी शुड बी ग्रेटर देन पी, जो कि ग्रेटर आई है। मेरी पी डी की वैल्यू कितनी आई 144.875, और पी कितना है 135, ग्रेटर आया इससे। ठीक है, ये पी डी जो है वो 135 से, जो डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्वेश्चन में गिवन थी उससे ग्रेटर आई है, यानी कि ओके। तो अगर ये लेस आती इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन में गलती है। अगर बाकी चेक्स ओके थे और एंड वाला चेक गलत हो गया आपका, इसका मतलब आपने कैलकुलेशन में गलती की है, आपके मार्क्स कटेंगे इस पर। ठीक है, डिजाइन पीछे से ठीक था, आपने एजम्पशन ठीक लेके चली है, यहाँ पे गलती का मतलब ये है, अगर चेक्स पिछले होके आए हैं इसका मतलब ये है कि आपने पीछे कहीं कैलकुलेशन में गलती कर दी। शर्त ये पिछले चेक्स ओके हों तो ये पी डी ग्रेटर ही आएगा जो डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्वेश्चन में गिवन है उससे। ठीक है, सो ये लिखा भी हुआ है कि डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो ग्रेटर होनी चाहिए देन द डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ गिवन इन क्वेश्चन। हमारी ग्रेटर आई है, ओके। तो ग्रेटर आने का मतलब जो हमने सेक्शन सेलेक्ट किया था वो कौन सा था, वो उसके अगेंस्ट जो डिजाइन है वो सेफ है। हमारा डिजाइन क्या है, सेफ है। और सेक्शन हमने जो क्या सिलेक्ट किया था, आईएसए। आईएसए मीन इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन, और इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन में हमारा कौन सा था, 65 मल्टीप्लाई 65 मल्टीप्लाई 8 मिलीमीटर। टू क्यों, क्योंकि डबल एंगल के लिए हम डिजाइन कर रहे हैं। तो 2 ISA 65 मल्टीप्लाई 65 मल्टीप्लाई 8, ये ISA लाजमी लिखना है एंगल सेक्शन को। एंड डिजाइन इज सेफ, हमारा डिजाइन क्या है, सेफ है। एंड पे ये फिगर बनाओगे, फिगर क्या है जी, ये आपके आपका एक ये एंगल सेक्शन और एक ये वाला एंगल सेक्शन। ठीक है, और ये बीच में क्या है, गसेट प्लेट है, ये बीच में गसेट प्लेट है। अब आपके पास आपने सेक्शन क्या सिलेक्ट किया था, 65 मल्टीप्लाई 65, मतलब ये जो लेग लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये वाली ये 65 है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितनी है, 65। सिमिलरली दूसरी साइड में भी ऐसे ही। और जो थिकनेस थी इसकी एंगल की, वो 8 मिलीमीटर है, यानी ये वाली थिकनेस, ये यानी ये जो है सब 8 मिलीमीटर है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, यहाँ से यहाँ तक 8 मिलीमीटर। ये एंड पे ये फिगर लाजमी बनानी है। और ये गसेट प्लेट की थिकनेस कितनी थी, 6 मिलीमीटर। ये जो गसेट प्लेट की थिकनेस थी, ये बेसिकली क्या था, स्पेस बिटवीन बैक टू बैक ऑफ एंगल, जो कि थी 6 मिलीमीटर। यानी इस एंगल की बैक यहाँ तक है और इसकी यहाँ तक है, तो ये जो स्पेस है किसके इक्वल है, इस गसेट प्लेट की थिकनेस के इक्वल है। तो स्पेस बिटवीन बैक टू बैक ऑफ एंगल्स भी कितना है, 6 मिलीमीटर। गसेट प्लेट की थिकनेस ही बेसिकली स्पेस बिटवीन बैक टू बैक ऑफ एंगल्स जितनी है। ये फिगर लाजमी एंड पे बनाना जो आपने सेक्शन सेलेक्ट किया। ठीक है, तो ये था डिजाइन प्रॉब्लम, इस तरह आपने डिजाइन को लेके चलना है। तो एक एंड पे फिगर बनानी है और एक स्टार्ट पे ये फिगर बनानी है आपको। ये था डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर एज अ स्ट्रट। ये कॉलम नहीं आएगा यहाँ पे स्ट्रट आएगी। ये यहाँ पे क्या आएगी, स्ट्रट, गलती से लिखा गया स्ट्रट। ठीक है, एक स्टार्ट में आपने यू फिगर बनानी है जिसमें आपको भी नहीं पता कि क्या क्या सेक्शन कौन सा, एक एंड। तो आप बेसिकली कर क्या रहे हो, इसका क्रक्स क्या है सारा, आप
एंड पे आओ, आप याद कैसे रख सकते हो हमने क्या क्या स्टेप करने हैं। आपने बेसिकली निकालना सेक्शन सेलेक्ट करके उसकी डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालनी है। सो पीडी के लिए आपको क्या चाहिए होता है, पीडी के लिए आपको ये कंप्रेसिव स्ट्रेस चाहिए होती है। अब कंप्रेसिव स्ट्रेस के लिए आपको क्या चाहिए होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस के लिए आपको ये स्लेंडरनेस रेशियो चाहिए होती है ये। और स्लेंडरनेस रेशियो के लिए आपको क्या चाहिए होता है, रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। और सेक्शन को क्लासिफाई करना होता है। इसके अलावा ये सेक्शन आपने सेलेक्ट करना है, आप इसलिए डिजाइन कर रहे हो, ये स्टेप तो आएगा ही आएगा। और ये जो आपने इफेक्टिव एरिया निकालना है सेक्शन को सिलेक्ट करते हुए, उसके लिए आपको ये रिक्वायर्ड एरिया चाहिए। इन स्टेप्स को ऐसे याद रखोगे पॉइंट्स में, तो आपको पता लग जाएगा किस स्टेप से चल रहा है और किस पे खत्म होना है। और ये एक डिजाइन में स्टेप किया जाता है जो कि एनालिसिस में नहीं किया जाता, ये लाजमी स्टेप है। और ये स्टेप क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्शन। सेक्शन की क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है। ये क्राइटेरिया जो है तीनों वो सेटिस्फाई होने चाहिए, तो ये एक स्टेप है। तो क्या बेसिकली आपने इस तरह याद रखना है कि डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, उसके लिए डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस चाहिए, डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस के लिए स्लेंडरनेस रेशियो चाहिए, और स्लेंडरनेस रेशियो के लिए लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन चाहिए। और इसके अलावा जो आपने सेक्शन सेलेक्ट किया है, ठीक है, उसके लिए आपको एरिया रिक्वायर्ड चाहिए। और जो सेक्शन सेलेक्ट किया है उसकी क्लासिफिकेशन भी आपने लाजमी करनी है। ये था जी डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर एज अ स्ट्रट से रिलेटेड प्रॉब्लम। आई होप सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको याद रहेगा। स्टेप्स बस याद रखो, ये कोई मसला नहीं है। थैंक यू।